हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल लाइफ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। तो बढ़ते हैं हम आज की कहानी की ओर। ये कहानी इतनी भयानक और डरावनी है कि आप जॉब या नौकरी का नाम सुनते ही दर दर कांपने लगोगे। ये कहानी है उस समय की जिस समय मैं 300 रुपये दिन की मजदूरी करता था और मैं जब इसी तरह शाम को मजदूरी कर कर घर लौट रहा था तो विजेंद्र काका आए हुए थे। हालचाल के बाद विजेंद्र काका ने कहा, मेरे यहाँ बहुत अच्छी नौकरी निकली है, अगर तू कहे तो मालिक से तेरी बात चला लूं। जिस पर मैंने विजेंद्र काका को साफ मना करते हुए कहा, मुझे नहीं करनी मुर्दों के बीच नौकरी। दरअसल विजेंद्र काका एक बड़े कब्रिस्तान में काम करते थे और उनके यहाँ काम करने का मतलब था कि मुझे भी उसी कब्रिस्तान में काम करना पड़ता, जो मैं हरगिज करने को तैयार नहीं था। पर काका शायद मेरी ना सुनने के इरादे से नहीं आए थे, इसलिए जब उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये महीना मिलेगा तो मैं एक पल को सोच में पड़ गया। और जब विजेंद्र काका ने कहा, तू बेमतलब में घबरा रहा है, मुझे इतने साल हो गए कब्रिस्तान में काम करते हुए, आज तक मुझे कुछ हुआ, वैसे भी मैं तेरे साथ ही रहूँगा। वैसे तो विजेंद्र काका की बात सही थी, 9,000 रुपये महीने से 25,000 महीना लाख गुना अच्छा था। लिहाजा कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है काका, मैं सोच कर बताता हूँ। जिस पर विजेंद्र काका बोले, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, तो अभी चल, अभी सब कुछ फाइनल कर लेते हैं, इससे पहले ये नौकरी हाथ से निकल जाए। और ये बोलकर काका उसी वक्त अपने साथ लेकर चल दिए। और जब मालिक के घर पहुंचे तो काका ने मालिक से बात करते हुए कहा, यही है मालिक जिसकी मैं बात कर रहा था। मालिक ने मुझे देखते ही बोला, तुम काम संभाल पाओगे, कहीं डर कर भाग तो नहीं जाओगे। इस पर अभी मैं कुछ बोलता कि विजेंद्र काका बोले, अरे मालिक कैसी बात कर रहे हैं, जब इतने सालों से इसका काका नहीं डरा तो ये क्या डरेगा। जिस पर मालिक थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है, फिर तो आप इसे सारा काम समझा दें और फिर मैं कल सुबह ही आप दोनों से मिलता हूँ। ये बोलकर मालिक चले गए और मैं विजेंद्र काका के साथ वापस घर लौट आया। विजेंद्र काका मुझे घर छोड़ने के बाद वो अपने काम के लिए निकल गए। साथ ही ये बोल कर गए कि सुबह 10 बजे से पहले पहले कब्रिस्तान पहुँच जाना। फिर अगले ही सुबह मैं 9 बजे के करीब विजेंद्र काका के 33 एकड़ में फैले कब्रिस्तान में पहुंचा। विजेंद्र काका से मिलने के बाद काका ने मुझे वहां का सारा काम समझा दिया। साथ ही ये साफ कर दिया कि हफ्ते के 7 दिन काम पर आना पड़ेगा, मतलब कि कोई छुट्टी नहीं थी। पर टाइम ठीक था, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का। सब कुछ तय होने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा बहुत डर लगा, पर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता गया। और जब 1 महीना पूरा हुआ तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक साथ 25,000 रुपये देखे। उस रोज मैं वो पैसे पाकर इतना ज्यादा खुश था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। अभी मैं अपनी खुशी के आंसू को संभाल ही रहा था कि तभी मालिक ने कहा, अगर मैं तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना कर दूं तो कैसा रहेगा। जिस पर मैंने कहा, क्या मालिक, क्यों मुझ गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं आप। इस पर मालिक ने जवाब देते हुए कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम हाँ कहो तो मैं अगले महीने से 1 लाख रुपए तनख्वाह कर देता हूँ। मालिक के चेहरे और बोलने के तरीके से ये तो साफ था कि मालिक जो कुछ कह रहे हैं वो कोई मजाक नहीं है। मैं इससे पहले कुछ बोलता कि मालिक ने हंसते हुए बोला, इतनी जल्दी नहीं है, कल तक आराम से सोचकर बता देना। ये बोलकर मालिक चले गए और मैं घर चला आया। घर वालों ने जब 25,000 रुपये देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात हमने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छा खाना खाया, मौज मस्ती, और खाने पीने के बाद जब मैं लेटा तो मेरे दिमाग में मालिक की 1 लाख रुपए वाली बात घूमने लगी। और उस 1 लाख रुपए ने मुझे सारी रात जगाए रखा। सुबह होते ही मैं वक्त से पहले काम पर पहुंच गया। शायद अब तक मेरे अंदर लालच की भूख जाग चुकी थी, इसलिए मैं विजेंद्र काका से बोला, काका, वो जो मालिक 1 लाख रुपए महीने की बात कर रहे थे, क्या वो सही में मुझे महीने का 1 लाख रुपए देंगे। जिस पर काका ने कहा, हाँ, पर वो काम तो कर पाएगा। जिस पर मैंने विजेंद्र काका को जवाब देते हुए कहा, क्यों, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे से नहीं होगा। इस पर काका बोले,
तुझे कब्रिस्तान में दक्षिण भाग का काम देखना होगा। दरअसल उस कब्रिस्तान के दक्षिण भाग में एक झोपड़ी बनी हुई थी और उसके ठीक सामने काले पानी का तालाब था, जिधर जाने की मुझे सख्त मनाही थी। यहाँ तक कि विजेंद्र काका भी उस ओर नहीं जाते थे। मैंने काका से कहा, काम तो कब्रिस्तान में करना है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन से हिस्से में करना है? आप ये बताओ कि करना क्या है। जिस पर विजेंद्र काका ने कहा, काम तो मालिक ही बताएंगे, और हाँ, यहाँ से जाते वक्त मालिक के घर होते हुए चले जाना, मैं फोन पर बता दूंगा कि तुम मिलने आ रहे हो। फिर जब शाम के 5 बजे तो मैं सीधे निकला मालिक से मिलने के लिए। अभी मैं मालिक के घर पहुंचने ही वाला था कि मालिक रास्ते में ही मिल गए। मालिक ने मुझे देखते ही अपनी काली स्कॉर्पियो रोकी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। गाड़ी में बैठने के बाद मालिक ने कहा, मुझे विजेंद्र जी ने बताया कि तुम वो 1 लाख रुपए वाली नौकरी करना चाहते हो। जिस पर मैंने मालिक को अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। मेरे जवाब जानते ही मालिक मेरे कंधे पर हाथ रखते बोले, मुझे पहले से पता था कि तुम अपने काका विजेंद्र की तरह ही निडर हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम बड़ी ही आसानी से कर लोगे। फिर जब इस पर मैंने मालिक से पूछा, क्या काम करना है मालिक, तो मालिक ने कहा, तुमने कब्रिस्तान का दक्षिण भाग तो देखा ही होगा, जहाँ वो झोपड़ी बनी हुई है और उसके सामने वो काले पानी वाला तालाब। जिस पर मैंने कहा, हाँ मालिक देखा तो है, पर उधर जाने की तो मनाही है ना। जिस पर मालिक बोले, हाँ पर अब तुम्हारे लिए नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम्हें उधर ही काम करना है। फिर जब मालिक ने मुझे बताया कि मुझे कब्रिस्तान के उस दक्षिण वाले भाग में क्या करना है, तो मेरे पसीने छूटने लगे। दरअसल मालिक ने बताया कि हर रात ठीक 12 बजे के बाद मुझे उस कब्रिस्तान के दक्षिण भाग में जाना है, जहाँ उस काले पानी वाले तालाब के सामने एक भरा हुआ लोटा मिलेगा, और उस लोटे को लेकर उस झोपड़ी के अंदर जाना है, जहाँ पर एक मुर्दा लेटा मिलेगा। उसे उस लोटे वाला पानी पिलाकर उसके कान में कहना है, सोते रहो। ये बोलकर वापस पीछे बिना पलटे ही उसी काले तालाब के पास आना है, और उस लोटे को उस तालाब में फेंककर बिना पीछे पलटे ही सीधे घर चले जाना है। जाहिर सी बात थी कि ये काम जितना सुनने में भयानक डरावना लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा डर इस काम को अंजाम देने में लगता। अभी मेरे पसीने छूट ही रहे थे कि मालिक ने 1 लाख की नोटों की गड्डी मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, ये काम सिर्फ तुम्हें 3 महीने ही करना है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, पर 1 लाख रुपए महीना तुम्हें पूरी जिंदगी बैठे बैठे मिलते रहेंगे। उस वक्त मैं मालिक को कुछ कह नहीं पाया, और वो 1 लाख रुपए लेकर घर पर चला आया। पर आज 1 लाख रुपए पाकर भी मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी कल 25,000 पाकर हुई थी। जहाँ मेरे मन में अभी भी मालिक की बात घूमे जा रही थी, तो वहीं 1 लाख रुपए पाकर मेरे घर वाले बड़े बड़े सपने देखने लगे। खैर, मैंने अपने नए काम के बारे में अपने परिवार वालों को बताना ठीक नहीं समझा, और अगली सुबह पहले की तरह मैं उसी वक्त पर काम पर निकल गया। पर जाते जाते मैं ये बोल गया कि आज से मेरा काम काफी बढ़ गया है, जिस वजह से मुझे आते आते काफी देर हो जाएगी, तो चिंता ना करें। घर से निकलने के बाद मैं पहुंचा विजेंद्र काका के पास। विजेंद्र काका से मिलने के बाद मैंने काका को सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनने के बाद विजेंद्र काका ने कहा, तू डर मत, बस 1-2 दिन ही थोड़ा बहुत डर लगेगा, फिर आदत सी हो जाएगी, जैसे कब्रिस्तान में काम करने की तेरी आदत हो गई है। काका की बात तो सही थी। वैसे भी कब्रिस्तान में मैंने पिछले 1 महीने में कई मुर्दों को हाथ लगाया था, तो अब मुर्दों से डर तो ना के बराबर ही लगता था। फिर जब काका ने कहा, अरे मैं हूं ना, मैं तेरे पीछे पीछे तालाब तक पहुंच जाऊंगा और तेरे लौटने तक का वहीं वेट करूंगा, तो चिंता मत कर, 3 महीने की तो बात है, हौसला रख, सब हो जाएगा। उस वक्त तो मैं काका की बात मान गया और तय कर लिया कि ये काम करना ही है, बिना ये सोचे कि मालिक आखिर ये काम करवा क्यों रहा है। फिर जब रात के 12 बजे तो कब्रिस्तान में गहरी खामोशी पसर गई। उस अंधेरे में अब पूरा कब्रिस्तान ऐसा लग रहा था मानो अभी उन कब्रों से कोई बाहर उठ खड़ा होगा। पर मैंने अपना दिल मजबूत कर रखा था। मैं विजेंद्र काका के साथ कब्रिस्तान के दक्षिण भाग की तरफ बढ़ा।
विजेंद्र काका उस तालाब के पास आने से पहले ही दूर रुक गए और मुझे हिम्मत बनाए रखने को कहा। मैं जैसे तैसे उस काले पानी वाले तालाब के पास पहुंचा और जब उस तालाब के आसपास देखा तो मैंने पाया कि उस तालाब के किनारे पर एक सफेद लोटा रखा हुआ है। मैं थोड़ा डरते डरते ही सही पर उस लोटे के पास पहुंचा और वो लोटा उठा लिया। फिर जब मैंने उस लोटे में देखा तो मैंने पाया कि उस लोटे में पानी जैसा कुछ भरा हुआ है, पर उसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। फिर मैं उस लोटे को लेकर उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा और जब मैं उस झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। मैं आहिस्ते से झोपड़ी में दाखिल हुआ। उस झोपड़ी में दाखिल होते ही मेरी नजर झोपड़ी के बीचों बीच लेटे एक मुर्दे पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत सालों पहले हुई हो। उस मुर्दे का पूरा शरीर अब गल चुका था, सिवाय हड्डी के ढांचे और काली पड़ी चमड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। मैंने तुरंत ही वो लोटे वाला पानी उसके मुंह पर उड़ेल दिया और उसके कान में कहा, सोते रहो। ये करने के बाद मैं पूरी तेजी से वहां से भागा और उस काले पानी वाले तालाब में उस लोटे को फेंक दिया और सरपट वहां से भागा। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं बीच में कहीं नहीं रुका। सीधे भागते भागते घर पहुंचकर ही मैंने सांस ली। जिंदगी में पहली बार मैं इतना तेज दौड़ा था कि मेरे घर वाले भी मेरी चढ़ी हुई सांस को देखकर एक पल को घबरा गए थे, पर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने थोड़ी दौड़ लगा दी थी, इसलिए सांस चढ़ी हुई है। फिर खाना पीना करने के बाद मैं लेट गया, पर कुछ ही देर बाद मेरा शरीर बहुत जोर से तपने लगा। सुबह होते होते अब मेरी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अब मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। पर शाम होते होते मैं फिर से नॉर्मल हो गया, या यूं कहूँ कि नॉर्मल से भी कहीं अच्छा। अब मैं काफी ज्यादा अच्छा ही महसूस कर रहा था। ये देखकर मेरे घर वाले भी काफी हैरान थे। खैर, मुझे फिर से उस मुर्दे को उस लोटे वाला पानी पिलाकर उसके कान में सोते रहो कहने के लिए तैयार होना था। डर तो अभी भी लग ही रहा था, पर शायद उतना नहीं। फिर जब रात के 9 बजे तो मैं कब्रिस्तान के लिए निकल गया। विजेंद्र काका कब्रिस्तान में ही रहते थे, तो मैं उनके यहाँ जाकर बैठ गया। काका ने पूछा भी कल के काम के बारे में, जिस पर मैंने कहा, डर तो काफी लगा और अभी भी लग ही रहा है, पर ये काम मैं कर लूंगा। फिर बातों ही बातों में 12 बज गए और 12 बजते ही मैं निकल गया अपने काम को अंजाम देने। जब मैं उस काले पानी के तालाब के पास पहुंचा तो वो सफेद लोटा ठीक उसी जगह पर रखा हुआ था। मैंने वो लोटा उठाया जिसमें आज भी पानी जैसा ही कुछ भरा हुआ था, और उस झोपड़ी में जाकर फिर वो सारा पानी उस लेटे हुए मुर्दे के मुंह पे पलटकर जल्दी से उसके कान में सोते रहो बोलकर उस झोपड़ी से बाहर निकल आया और फिर उस लोटे को उस तालाब में फेंक कर सीधे अपने घर की तरफ दौड़ा। आज मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे ये काम करने में। घर पहुंचने के बाद मैंने थोड़ी सांस ली और खाना पीना करने के बाद मैं सो गया। रात भर सब कुछ नॉर्मल ही रहा, साथ ही अब मेरी हिम्मत भी बढ़ चुकी थी और मुझे यकीन हो चला था कि अब मैं ये काम बड़े आसानी से पूरा कर लूंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीतते वक्त के साथ मेरा डर कम होते होते पूरा खत्म ही हो गया था। अब मैं आराम से रात के 11:30 बजे घर से निकलता और 12:30 बजते बजते घर लौट आता। मतलब कि पूरे 24 घंटे में मुझे सिर्फ एक ही घंटा काम करना पड़ता और बाकी का समय मैं अपने घर वालों के साथ ही बिताता। ऐसे ही जब काम करते करते 1 महीना बीत गया तो मालिक ने घर पर मिलने के लिए बुलाया, और जब मैं मालिक के घर पहुंचा तो मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम ये काम अच्छे से कर लोगे, ये लो अपनी मेहनत के पैसे। ये बोलकर मालिक ने फिर से मेरे हाथों में 1 लाख की गड्डी थमा दी। अभी मैं 1 लाख की नोट की गड्डी को ही देख रहा था कि तभी मालिक ने कहा, देखो, अब तुम्हें उस काले पानी के तालाब में से पार होकर उस पार जाना है। तालाब से निकलने के बाद तुम्हें वो लोटा उठाना है और वैसे ही करना है जैसा अभी तक करते आए हो, पर उस लोटे को वापस से पानी में फेंकने के बाद जब तुम कब्रिस्तान से बाहर आओगे तो घर जाने से पहले ही तुम्हें अपने आप को अच्छे से सुखाना होगा, जिसके लिए तुम्हें अंधेरी चौक के बीचों बीच आग जलाकर बैठ जाना है। और जब तुम पूरी तरह से सूख जाओ
तभी घर जाना। मालिक इतना बताकर वहां से चले गए और मैं चुपचाप घर के लिए निकल गया। काम में आए इस नए बदलाव ने मुझे थोड़ा सोच में डाल दिया था, पर काम तो करना ही था। लिहाजा कुछ सोचने के बाद मैं घर जाने की जगह सीधे पहुंचा कब्रिस्तान विजेंद्र काका के पास और उन्हें काम में आई नई तब्दीली के बारे में बताते हुए कहा, काका अब क्या करूं, तुम ही बताओ। इस पर विजेंद्र काका बोले, तू किसी बात की फिक्र मत कर, मैं तेरे लौटने से पहले ही अंधेरी चौक पर आग जलाकर तैयार रखूंगा और जब तक तू वहां रहेगा मैं भी तेरे साथ रहूंगा। विजेंद्र काका की इस बात से मुझे थोड़ा हौसला मिला और जब रात के 12 बजे तो मैं पहुंचा उस काले पानी के तालाब के पास जिसे आज पार करके जाना था। पता नहीं क्यों उस काले गंदे पानी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और उस तालाब में अपने पैर बढ़ा दिए। उस तालाब में पैर डालते ही किसी ने मेरा पैर पकड़ा और अंदर की तरफ खींच लिया। पलक झपकते ही मैं उस तालाब की तली में जा पहुंचा जहां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, साथ ही मेरा दम भी घुटने लगा। अभी मैं छटपटाते हुए उस तालाब से बाहर निकल, लेकिन मैं इस जनजनाते हुए काले पानी के तालाब से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो दोस्तों, मुझे तालाब में किसने पकड़ रखा था? क्या मैं तालाब से बाहर निकल पाऊंगा या तालाब में ही फंस जाऊंगा? ये जानने के लिए देखें सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।